Hello friends, welcome to new lecture of physics. This is lecture 2 of module 1. Myself Vikas Kumar Modi. I have completed MTech in Computer Science Engineering from IIT ISM धनबाद. हम लोग फिजिक्स का वेव एंड ऑप्टिक्स और इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स ये कोर्स को स्टार्ट किए थे. इसमें लेक्चर 1 में हम लोग एसएचएम के बारे में पढ़े थे, तो पहले उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग लेक्चर 2 को में आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोग पहले एसएचएम के बारे में डिफिनेशन देखे थे. इससे पहले ऑक्सिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़े थे. तो मैं इसमें याद करने वाला है एसएचएम कंडीशन, जो होता है आपका एक्सेलरेशन, जो किसी वस्तु का, जैसे यहाँ हम स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं. ठीक, ये स्प्रिंग है और ये आपका मास है. तो अगर मास में हम फोर्स इधर इस तरफ कंप्रेस किए तो इधर आपका क्या होगा, प्लेसमेंट हो गया, रिप्लेस हुआ वस्तु इस तरफ पोजीशन में आपका आया इधर. ठीक है, तो जब इधर अब वस्तु आया तो स्प्रिंग क्या, इस पर फोर्स लगाया इस तरफ. ठीक है, तो फोर्स इधर लगाया, तो ये एक्सेलरेशन, इस वस्तु का जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पोजीशन, कितना पोजीशन आपका एक्सेलरेट किया, कितना पोजीशन आपका कवर किया वस्तु. ठीक है, और यहाँ हम साइन लेते हैं माइनस. तो यहाँ माइनस साइन क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए फोर्स जिधर हम वस्तु को देते हैं उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, आपका फोर्स लगता है. ठीक है, तो ये आपका इसका एसएचएम का कंडीशन है. ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन निकाले डिस्प्लेसमेंट के लिए. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका इक्वेशन आया था x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, इसके बाद आपका था वेलोसिटी v. तो v क्या होता है, dx बाई dt. ठीक है, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो क्या हो जाएगा a और t इसके साथ ओमेगा, फिर साइन का क्या होता है डिफरेंशिएट कोस, तो कोस ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, इसके बाद आपको निकालना एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन में क्या होता है a बराबर क्या होगा आपका dv बाई dt, या फिर हम इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर x बाय डी टी स्क्वायर. ठीक है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट हम करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में. तो a का a हो जाएगा, फिर ओमेगा, फिर कोस ओमेगा टी में, तो ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा. ठीक है, और कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं. तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, और इसको फिर से अरेंज करते हैं. जैसे यहाँ देखिए x बराबर क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. तो यहाँ से a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह हम ये x का वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका a इक्वल टू माइनस कैपिटल A, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो a क्या आया है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा. ठीक है, इसको ये आपका हो गया. ठीक है, ये एसेसमेंट कंडीशन यहाँ फुलफिल किया. ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते. इसके बाद हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. तो टाइम पीरियड तो टी बराबर क्या था आपका 2 पाई बाय ओमेगा फॉर्मूला आता है. ठीक है, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी देखे थे f बराबर 1 बाय टी, इसको लिख सकते हैं ओमेगा बाय 2 पाई. ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हुए थे. ठीक है, तो अब हम इससे आगे कुछ देखेंगे, एनर्जी देखेंगे. ठीक है, इसमें एनर्जी कैसे कहाँ तक स्टोर होता है. ठीक है, तो एनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले एनर्जी आपका कितना होता है, एनर्जी आपका दो टाइप का है. एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एक आपका पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो अब दोनों का हम यहाँ पे इक्वेशन निकालते हैं. तो अगर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, के बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं हाफ एम वी का फॉर्मूला क्या आया था, वी का प्रीवियस देखते हैं. वी बराबर क्या है आपका ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे. वी का क्या था ए ओमेगा, फिर आपका है कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको हम फिर हम सब लिख सकते हैं हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी. यहाँ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो जैसे स्प्रिंग का बात करें. ठीक है, यहाँ पर इसके गति के चलते, मोशन के चलते जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोले हम लोग काइनेटिक एनर्जी. और इसकी पोजीशन x जो पोजीशन होगा, उस पोजीशन के चलते जो एनर्जी स्टोर होगा स्प्रिंग में, उसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. तो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ रोल हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट के यहाँ क्या होगा, तो हम लोग जीरो से लेके x दूरी तक वस्तु को हम डिस्प्लेसमेंट किए हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके x तक. ठीक है, तो f इंटू डी एक्स को हम लोग
को इंटीग्रेट करना कहाँ तक, 0 से लेके x तक, 0 to x तक, और ये क्या होगा माइनस साइन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। इसको हम लोग पुट करते हैं तो 0 से x, f बराबर क्या है हम लोग मान चुके थे माइनस के एक्स। क्यों कि f बराबर हम लोग पहले ही देख चुके थे, f भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसको अगर हम हटाएंगे कांस्टेंट आएगा तो के माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोग यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर dx, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाता है आपका हाफ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x का वैल्यू हमको पता है, तो हाफ के एक्स जगह क्या होगा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का होल स्क्वायर, यानी फाइनली आपका आंसर आ गया हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लिए एनर्जी, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगा, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम लोग सम कर देंगे। तो दोनों को सम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया था आपका हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर आपका था कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या था हाफ के a स्क्वायर, फिर आपका a स्क्वायर, फिर यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एम ए स्क्वायर, तो हम लोग पढ़े थे क्या, देखिए यहाँ पे एम ए स्क्वायर यहाँ पर पुट आएगा कैसे, तो एफ बराबर क्या होता है आपका, एफ बराबर माइनस के एक्स होता है, के एक्स स्क्वायर होता है, तो एफ को लिख सकते हैं एम ए, तो एम ए बराबर क्या होगा माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ ए बराबर क्या होगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाय एम, और यहाँ पर हम माने थे के बाय एम ओमेगा बराबर क्या माने थे के बाय एम, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, ओमेगा, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग के, तो के बराबर क्या होगा आपका, अगर यहाँ के लिखते हैं तो ओमेगा इंटू एम, तो देखिए ओमेगा इंटू एम, एक ओमेगा और एम इंटू एम, तो क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं हाफ एम इंटू ओमेगा। ठीक है, एम इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका ओमेगा, फिर यहाँ पे क्या है आपका ए स्क्वायर, फिर ये अकेला ओमेगा है। ठीक है, यहाँ ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस डेट, फिर तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस हाफ, यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल एनर्जी हो गया। ठीक है, यानी ये यहाँ से हम लोग टोटल एनर्जी को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका अगर हम लोग निकालते हैं साइन डिस्प्लेसमेंट की क्या था, एक्स बराबर आपका था ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इसका यहाँ थीटा क्या होगा फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस टाइप से ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है तभी v बराबर क्या था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बनेगा आपका जस्ट नीचे से, ये यहाँ से इसको ओरिजिन से ये एक करके स्टार्ट होगा, लेकिन फेज डिफरेंस के चलते ये स्विच करेगा थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पर फिर से इसको ए ओमेगा इसका फेज डिफरेंस बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा इसका भी। ठीक है, इसको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या था ए ओमेगा स्क्वायर कॉस यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो ग्राफ बन जाएगा वो इस तरीके से। ठीक, इस टाइप से ये कर्व बनता है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये आपका हो गया वेलोसिटी के लिए, ये एक्सेलरेशन के लिए, और एनर्जी के लिए, तो एनर्जी के लिए आपका जो बनेगा ग्राफ वो इस तरीके से। ठीक है, ये एनर्जी है, और ये आपका यहाँ पर इधर आपका डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे आपका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी आपको बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, और आपका पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ग्राफ है कि काइनेटिक एनर्जी का, और ये ग्राफ है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये एनर्जी है इधर। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैकेनिकल एसएचएम। ठीक है, तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल
ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो ये किसका एग्जांपल है? नॉन मैकेनिकल का, नॉन मैकेनिकल का। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो एग्जांपल जो यूज करें वो हम लोग करेंगे एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। ठीक है, एलसी सर्किट हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो एलसी सर्किट आपको कैसे होता है? तो उसमें एक एल रहेगा, यानी एल मतलब होगा इंडक्टर, और सी मतलब कैपेसिटर। तो इंडक्टर कैसा होता है आपका? इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर को। ठीक है, और ये आपका हो गया कैपेसिटर। ठीक है, और इसको हम लोग एक बाहर से बैटरी के साथ हम लोग क्या करते हैं? अटैच करते हैं। ठीक है, ये आपका स्विच है, यहाँ पे इसे करके यहाँ पर स्विच है। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर और ये आपका इंडिकेटर। तो देखिए होगा क्या, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, जैसे स्विच को हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। यहाँ इसका कंडीशन सिर्फ समझिए, जैसे यहाँ पर हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इधर इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा तो ये फ्लो करेगा इस तरफ, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव, जब यहाँ पॉजिटिव ये पूरा फ्लो हो जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो फ्लो करने के बाद फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ पर जब आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेगा? फिर इस जगह पर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन फिर एंट्री करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा तो हम इसको ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग एल का बना रहे हैं और ये यहाँ पर हम लोग सी का बना रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे सी में जो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे सी में जो इलेक्ट्रॉन संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपका इंडक्टर, इधर हम इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ा है। ठीक है, उस तरह इंडक्टर में भी आपका क्या होगा? तो एक बार ये कैपेसिटर जब स्टेडी स्टेट पर आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद आप कैपेसिटर में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तब जाके इसमें क्या कहते हैं? इंडक्टर में इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फिल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, ये एल के लिए हो गया। ठीक है, और यहाँ सी के लिए। ठीक है, तो सी में जैसे जैसे फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक तो जितना सी में क्या है? जब तक यहाँ ये समझिए, जब तक सी में इलेक्ट्रॉन जैसे फुल हो गया, ये फुल हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करे? इसमें जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो इस स्टेट पे जाने के बाद, यानी इस स्टेट पे जाने के बाद फिर क्या? अब एल में क्या होगा? चार्ज यहाँ से क्या होगा? इसमें स्टोर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर खत्म हो गया। अब चार्ज खत्म होने के बाद क्या होगा? जैसे यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे हम सी का बना लेते हैं, ये सी के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक होगा। तो अब इस स्टेज में क्या होगा? एल में स्टोर हो रहा है, तो इसमें सी में क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, फिर सी में घटने के बाद फिर क्या होगा? सी से फिर बढ़ेगा, तो एल में फिर घटेगा। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ पर सी में घटेगा तो एल में क्या होगा? बढ़ेगा। यानी एक बार यहाँ से चार्ज इसको फुल कर दिया तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके देखिए आपका सर ये जो इक्वेशन कैसा बन रहा है? ये साइनसॉइडल वेव बन रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका हम ये ग्राफ बना रहे हैं कैपेसिटर के लिए, और ये हम ग्राफ बना रहे हैं इंडक्टर के लिए। इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ जोन में। ठीक है, जैसे जैसे कैपेसिटर में चार्ज बढ़ा, इनिशियली क्या होगा? कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करेगा, कैपेसिटर फुल हो जाएगा, और इंडक्टर में आपका कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसका जब कैपेसिटर फुल हो जाएगा तो कैपेसिटर से चार्ज निकल के कहाँ जाएगा? इंडक्टर के पास। तो धीरे धीरे चार्ज इसमें डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इंडक्टर में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देख, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो अब यहाँ ये इंडक्टर फुल हो गया और कैपेसिटर खाली हो गया, तो अब इंडक्टर का चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इसका चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर इसका डिक्रीज करेगा तो इसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसका जब इंक्रीज करेगा तो इसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हमें साइनसॉइडल वेव मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑसिलेट करता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ क्या है? ऑसिलेट करेगा। अब इसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ये जो ऑसिलेट करा यहाँ पर जो डिफरेंस बनेगा, ठीक है, इसके बीच में एक वोल्टेज V नाम का डिफरेंस बनेगा, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होगा, और यहाँ V। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? KVL लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर KVL जब लगाएंगे तो आपका क्या होगा? यहाँ पर तो पहले V का वैल्यू निकाल लेते V। तो V बराबर क्या होगा? आपका Q/C। ठीक है, और ये E का वैल्यू, इंडक्टर में E का वैल्यू क्या होता है? -L di/dt, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इंडक्टर में निकालने का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में निकालने का। ठीक है, और इसको बोला जाता है इंडक्टेंस, इसको कैपेसिटेंस और इसको L को इंडक्टेंस। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, V बराबर आपका आया Q/C,
और ई बराबर आपका माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो अब अप्लाई करते हैं केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो जब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस भी माइनस ई, प्लस भी माइनस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ पर प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो वी का वैल्यू क्या है क्यू बाई सी और ई का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्यू बाय सी प्लस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो डी आई, तो आई क्या होता है, आई होता है आपका क्यू बाई टी, आई क्या होता है आपका डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, आई क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी क्या होगा, तो अगर इसको हम फिर से अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एल से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय एल। एल से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाए क्यू बाय एल सी प्लस डी आई बाय डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अरेंज करके अच्छे से लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये टर्म को, ये टर्म को लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्यू बाय एल सी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ दिख रहा है, ये एक्सेलरेशन टाइप का दिख रहा है, इसको हम कंपेयर करते हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ क्या था आपका के एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करके देख सकते हैं ये एक्सेलरेशन के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ ओमेगा, तो ये आपका क्या बना है, यहाँ के ये था ना, इसको हम लोग क्या मान लेते थे, ओमेगा के रूप में रिप्रेजेंट किए थे। यहाँ ओमेगा क्या होगा आपका, ये टर्म एल सी क्यू बाय ओ ई 1 बाय एल सी। तो यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय एल सी। ठीक है, कंपेयर करके हम लोग इस चीज को लिख दिए। ठीक है, ये आपका जनरल इक्वेशन था एस एच एम का, कौन से में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालें, तो हम लोग निकालें ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया 1 बाय रूट ओवर एल सी, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई एल सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से फॉर्मूला निकल गया। और जनरल इक्वेशन का बारे में बात करें तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बनाएंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो सिंपल इसमें जो क्वेश्चन आता है वो डेरिवेशन ही पूछता है। ठीक है, आपको एग्जांपल देखिए, डेरिवेशन में आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या होता है और फिर मैकेनिकल ऑसिलेटर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है, हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, तो क्या मोशन कैसे फ्लो कर रहा है, एक बार बढ़ रहा है, ठीक है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक, इस टाइप से आपका मोशन बनेगा। ठीक है, तो ये जो इसमें देखिए, यहाँ सबका एम्पलीट्यूड क्या बराबर है, सबका एम्पलीट्यूड क्या है बराबर है। ठीक है, सबका एम्पलीट्यूड बराबर है। तो ये जैसे एक स्प्रिंग का बात करते हैं, स्प्रिंग ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इधर एक्स गया तो इधर एफ लगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम वो करते हैं, ठीक है, तो ये जो ऐसा कब हो रहा है, जब ये आपका ये जो फर्श क्या फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस, अगर ये फ्रिक्शन नहीं यहाँ पर लगता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन लगता है तो फिर क्या होगा, आपको एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। ये एक्स्ट्रा फोर्स के चलते में आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स के चलते में आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे देखिए, अब जब वो क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, या नीचे या ऊपर, ठीक है, जैसे बॉल को ऊपर फेंके, इसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद बॉल पहली बार जब गिरता है थोड़ा ज्यादा हाइट उठा, ठीक है, फिर गिरा, फिर दूसरी बार गिरने के बाद थोड़ा कम उठता है, ठीक है, फिर गिरता है। तो ऐसे से करते करते क्या होता है, बॉल रुक जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा है जो, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स लगा है, रिस्टोरिंग साथ साथ एक्स्ट्रा फोर्स लगा है, जिसके चलते क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे तो कैसा बनेगा, स्टार्टिंग में तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, घटेगा, धीरे धीरे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपका घटेगा, घटते घटते क्या एक टाइम ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आपका रुक जाएगा। तो आपका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ठीक है, ये आपका डैम्प फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैम्प फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंपल ये एग्जाम्पल याद रखें, जब क्रिकेट खेलते हैं या टॉसिंग बॉल को जब हम लोग टॉस करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा कंडीशन में मिलता है।
ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग डैम्प्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग फिर डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। फॉर अ फ्री ऑसिलेशन द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम लोग फ्री ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम एनर्जी आपको क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें बाहरी का कंडीशन हम लगाएंगे तो यहाँ देखिए जब कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, जो ऑक्सीलेशन वो कैसा रहेगा आपका इनफिनाइट। इसके चलते क्या होगा, ऑक्सीलेशन इज इनफिनाइट, क्योंकि कोई बाहरी रुकावट है नहीं। तो जब एक बार गेंद को छोड़ दिए तो वो जंप करते रहेगा, ऑक्सीलेशन करते रहेगा, तो आपका यह क्या कंटिन्यूज इंडेफिनेटली। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, रियल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स तो लगता ही है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ठीक है, बट इन रियल फैक्ट, लेकिन सच्चाई में क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी सिस्टम ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स। जो बाहर से जो हम फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स के चलते क्या होगा आपका, वो घटना स्टार्ट करेगा। तो ये डैम्पिंग फोर्स तो कैसे, एग्जांपल लाइक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, इसके चलते आपको क्या होगा, फ्लो में रुकावट आएगा फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट इसके बाद देखिए, द ऑक्सीलेटर whose amplitude is successive oscillation goes on decreasing due to the presence of resistive force are called damped। यहाँ पर आपको एक क्या कहते हैं, डिफिनेशन ही पूछा जाता है इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग फिर लास्ट में मॉड्यूल के लास्ट में देखेंगे, तो जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वो भी हम लोग देखेंगे उससे लेटर। ठीक है, एंड ऑसिलेशन कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेटर। और जो ये ऑसिलेशन जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो डैम्प्ड फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। जैसा जिधर मोशन करेंगे उसके हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, तो द डैम्पिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ opposite direction to that of motion of oscillatory body and velocity dependent यानी डैम्पिंग फोर्स हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में यूज होगा। ठीक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये क्या होता है, ऑक्सीलेटरी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा और ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो यानी हम इक्वेशन से लिख सकते हैं एफ ऑफ डैम्पिंग फोर्स बराबर ये जो समान क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी का। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका वेलोसिटी रहेगा उतना ज्यादा आपका डैम्पिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट हटाएंगे। ठीक है, तो एफ डैम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ग्रुप हम बी एक टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका माइनस बी वी। यहाँ बी क्या है, बी आपका हो गया डैम्पिंग कांस्टेंट।
ठीक है, ये आपका डैम्पिंग कांस्टेंट। तो अब यानी एफ नेट, अब टोटल फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा आपका एफ रेजिस्टेंस के चलते, ठीक है, और जो पहले लगा रहा था ये रेजिस्टेंस नहीं, एफ जो आपका ये जो हो गया आपका क्या कहते हैं इसको, आपका ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स, इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्लस एफ दिया। तो बस जो रिस्टोरिंग फोर्स हमें पता ही, बस उसमें ये टर्म आ गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या माइनस के एक्स, और यह क्या होगा आपका माइनस बी भी, ठीक है, ये टर्म यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्स के रूप में लिखते हैं, अच्छा लगेगा। तो माइनस के एक्स, यहाँ भी है तो यहाँ पर बी हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। ये एफ नेट फोर्स नेट आ गया, ठीक है, यहाँ से ये टर्म आया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो एफ नेट को क्या लिख सकते हैं एम ए, यानी एम ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, एम ए बराबर हो जाएगा आपका माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाय डी टी। तो सबको एक तरफ हम कर लेते हैं, तो क्या बनेगा एम ए को भी एक्स के रूप में लिखते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो एम से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय एम से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बी बाय एम डी एक्स बाय डी टी प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये यहाँ पर आपका टर्म आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर ना लोग कोफिशिएंट कुछ मानते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग बीटा एक कोफिशिएंट लेते हैं, बीटा बराबर होता है बी बाय 2m, एक कोफिशिएंट मानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। और इसके बाद आपका है ओमेगा नॉट क्या है न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी, ये आपका हो गया क्या न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी, ये होता है आपका रूट ओवर के बाय एम, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस दोनों को जब पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका बन जाएगा प्लस 2 बीटा डी एक्स बाय डी टी, ठीक है, और यहाँ आपका होगा ओमेगा नॉट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया डैम्पिंग फोर्स के लिए जनरल इक्वेशन। तो ये आपका क्या है, ये जो इक्वेशन आपका बना है फाइनली जो इक्वेशन आपके लिए आया है वो आया डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इसको इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। तो यानी इक्वेशन 1 तो आपका हो गया, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन क्या है ये आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपको कौन सा है सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जनरल, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन आपका निकलेगा इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन आपका फॉर्मूला से आएगा x इक्वल टू आपका a e टू द पावर at, ठीक है, ये आपका इसका है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो x हो गया, ये x फंक्शन होगा t के रूप में, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं dx बाय dt अगर करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा है, तो यहाँ पर हो जाएगा a अल्फा e टू द पावर अल्फा t, ठीक है। यानी ये टर्म को देखिए, ये टर्म क्या है आपका x, जो x था वही है ये वाला टर्म, ये क्या x ही है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या अल्फा x, ठीक है। ये आपका v हो गया, v बराबर अब a बराबर क्या होगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर at, यानी अल्फा स्क्वायर x, ठीक है, यानी x बराबर हो गया a e टू द पावर अल्फा t, और v बराबर हो गया अल्फा x, ठीक है, और एक्सेलरेशन बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर x, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला हमें निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको ये इक्वेशन आया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो इक्वेशन में पुट करते हैं, ये जो वैल्यू है एक्स वी ए, इसको हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसका वैल्यू को क्या आता है देखते हैं। तो इसको पुट करने पर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स प्लस
ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसे पुट करने पर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से देखिए एक्स कमल एक्स तो हट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये देखिए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर कमन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर कमन लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर कमन लेने पर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 बीटा, 1 प्लस 2 बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ठीक, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, ये ओमेगा नॉट इधर आ जाएगा तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो इसका रूट ओवर यहाँ माइनस में आ जाएगा इधर, ठीक है, इसका रूट ओवर, इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम सॉल्व करके यहाँ से हम लोग टर्म निकालेंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन आपका जगह अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस रूट ओवर 2 बीटा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म ये आता है, इसको ये सब क्या आपका जनरल इक्वेशन, ये क्या आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग फाइनली हम निकालते हैं इसका आंसर। एक्स बराबर आपका हो गया a1 e टू द पावर, अगर दो इक्वेशन आ रहा है तो अल्फा टी प्लस a2 e टू द पावर अल्फा टी। ठीक है, यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ पर अल्फा का वैल्यू को पुट करेंगे, तो a1 e टू द पावर माइनस बीटा प्लस रूट ओवर 2 बीटा माइनस ओमेगा नॉट 2, यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पर a2 के लिए a2 ए, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा माइनस बीटा रूट ओवर 2 बीटा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन आपका x का आता है। ठीक है, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका यहाँ तक आपको निकाल के छोड़ देना। ठीक है, यहाँ तक आपको निकाल के रख देना है। ठीक है, तो यहाँ अब कंडीशन आता है, ये आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ कंडीशन आता है कुछ ये ओवर डैम्पिंग। ठीक है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं डिफरेंस कंडीशन, यानी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ डैम्पिंग फोर्स द क्वांटिटी बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या क्या होगा, तो पहला केस 1, तो केस 1 इफ बीटा का वैल्यू जो होगा ओमेगा नॉट से छोटा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। इसको क्या बोलते हैं, अंडर डैम्पिंग ऑसिलेटरी। ये जब अंडर डैम्पिंग होगा, ये कौन सा टर्म होगा, ये ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी, यानी ये तब क्या कर वस्तु आपका ऑक्सीलेशन करेगा। ठीक है, केस 2 क्या, बीटा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवर डैम्पिंग। ठीक है, जब ओवर डैम्पिंग हो जाएगा तब यहाँ पर आपका नॉन ऑक्सीलेटर। ठीक है, तब आपका ऑक्सीलेटर नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड केस आपका होता है जब बीटा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट से बड़ा हो, सॉरी यहाँ पर लेस देन हो गया, इक्वल टू ग्रेटर देन हो गया, अब इक्वल टू जब बराबर। ठीक है, बीटा बराबर हो ओमेगा नॉट स्क्वायर के। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। ये भी क्या होता है, नॉन ऑसिलेटरी। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन की हमेशा कंडीशन क्या होना चाहिए, बीटा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो हमेशा ओमेगा नॉट स्क्वायर से कम होना चाहिए। ठीक है, बीटा का वैल्यू क्या था आपका, बीटा का वैल्यू हम लोग निकालें, बीटा का वैल्यू लो बी अब क्या b/2m। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज को डिराइव किए। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखे क्या, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना, फिर टोटल एनर्जी हम लोग निकाले। ठीक है, इसके बाद हम लोग डैम्पिंग, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एसएचएम देखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग डैम्प्ड ऑक्सीलेशन देखें और उसका
डेरिवेशन देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका लेक्चर 3 जो इस मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम लोग फोर्स्ड एसेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ये 3rd लेक्चर हम लोग इस चीज को देखेंगे, ओके। तो जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उस चीज को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।